नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कॉफिया के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ जो भी होम्योपैथी या बीएचएमएस से जुड़े हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि केंट मेटेरिया मेडिका पूरा का पूरा वो भी पर्टिकुलर चैप्टर्स के साथ अलग अलग सब चैप्टर्स में, मतलब हर एक मेडिसिन का हेड टू टो एक एक अलग अलग पार्ट के ऊपर अलग अलग चैप्टर आपको देखने को मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये फैसिलिटी सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलता है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक कॉफिया। तो डॉक्टर केंट अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में कॉफिया के बारे में कुछ इस प्रकार से बतलाते हैं कि सर्वांगिक स्पर्शाधिक के द्वारा ही इस दवा की प्रकृति का पता लगता है। देखना, सुनना, गंध, स्पर्श सबका अत्यधिक अनुभव होना, मतलब बहुत ज्यादा हर चीज जो है फील होता है, सेंसिटिव हो जाता है हर चीज। दर्द का बहुत अधिक अनुभव होना, इसका अत्यधिक अनुभवाधिक कभी कभी बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। मतलब इसका बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना जो है ये एक थोड़ा सा आश्चर्यजनक कभी कभार लगता है। आवाज से दर्द बढ़ जाता है, श्रवण शक्ति पर दबाव इतना अधिक रहता है कि आवाज कष्टदायक हो जाता है। चेहरे में दर्द, दांत में अनुभवाधिक यानी कि सेंसिटिवनेस, दर्द, उसी के साथ साथ सिर दर्द, निम्न प्रत्यंगों में दर्द, सब जगह की तकलीफ शोरगुल से बढ़ जाती है। मतलब जो भी दर्द और जो भी तकलीफ है, शोरगुल से कॉफिया के पेशेंट को प्रॉब्लम बढ़ती है। इस दवा में हो सकने वाली सभी तरह की स्नायुविक गड़बड़ियां प्राप्त होती हैं और वे सभी शोरगुल से बढ़ती हैं। माने हर तरह का नर्वस जो प्रॉब्लम होता है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, और उसके साथ वो जो है शोरगुल नॉइज वगैरह से जो है वो बढ़ेगा। यहाँ तक कि दरवाजा खुलने की आवाज तथा दरवाजे की घंटी बजने की आवाज भी बहुत तकलीफ पैदा कर देती है। ऐसे रोगी इतने अनुभवाधिक्य वाले होते हैं कि वैसी आवाजें सुनते हैं जो स्वस्थ अवस्था में कभी सुनाई नहीं पड़ सकती। मतलब कि बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया है साउंड के प्रति कि वो थोड़ा सा भी आवाज जो नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं या नहीं सुन पाते हैं, वो छोटा सा आवाज भी उसके कान में पड़ता है और उसको दिक्कत महसूस होता है। सिवा नक्स भूमिका के शायद मेटेरिया मेडिका में ऐसी कोई दूसरी दवा नहीं है जिसमें साथ ही साथ दर्द भी हो जो इसका मुकाबला कर सके। जो चिकित्सक इसे नहीं जानते वे साधारणतः दूसरे कमरे से आई हुई आवाज से या बच्चों के शोरगुल या आवाजों से बढ़ने वाले दर्द के लिए नक्स भूमिका का ही प्रयोग करते हैं। बहुत सी दवाओं में शोरगुल से बढ़ने वाली स्नायुविकताएं हैं। आवाज से सिर दर्द बढ़ जाता है तथा सिर की अन्य बीमारियां बढ़ जाती हैं और कुछ मनुष्य स्नायुविक हो जाते हैं। पर हाथ पैरों के दर्द का आवाजों से बढ़ जाना विचित्र बात है। ऐसा मालूम होता है कि आवाज उसे इतना विचलित कर देता है कि वह दर्द सहन नहीं कर सकता। कोफिया की दशा भावोद्रेक यानी कि इमोशनल आप कहें इस चीज को, या मन की प्रचंड उत्तेजना यानी मेंटल, बहुत ज्यादा मेंटल एक्साइटमेंट के वजह से प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं। इसकी जो कंडीशन होती है, खासकर प्रसन्नता पूर्ण आश्चर्य। परिणाम होता है अनिद्रा, स्नायुविक उत्तेजना, स्नायु शूल, पेशियों की ऐंठन, दांत का दर्द, चेहरे में दर्द, लाल चेहरा और माथा गर्म होता है। किसी बड़े कारण से प्रसव के दर्द का कष्ट पाती हुई किसी नारी को देखने के लिए आप बुलाए जा सकते हैं। वह लगातार काम करती है, सफल है, पर रोती हुई प्रलापग्रस्त, स्नायुशूल ग्रस्त और अनिद्रा से भरी बिछावन पर जाती है। उसके कलेजे में धकरन होती है, उसकी नारी फरकती है, उस पर बेहोशी के दौरे पड़ते हैं और यदि कॉफिया का प्रयोग न हो तो वह मर सकती है। कॉफी पीने वाले जो किसी परीक्षा में रहते हैं और फिर उसका स्वास्थ्य भंग हो जाता है, उनकी भी ऐसी अवस्था रहती है। क्योंकि कॉफी का जिसको आदत है और किसी तरह के, और कुछ कहें कि कंपटीशन या किसी तरह के किसी दबाव में है, कुछ टारगेट में है और उसके वजह से और कॉफी पीने की उनकी आदत है, और उनको अगर किसी तरह का कहें कि प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है तो उनके अंदर भी कॉफिया का सिम्टम आपको दिखेगा और कॉफिया उनको फायदा पहुंचा सकता है। उसके बाद कहते हैं कॉफिया के रोगी को शराब सहन नहीं होती। थोड़ी भी शराब उसकी स्नायुविकता को बढ़ा देती है, अनिद्रा उत्पन्न कर देती है, चेहरा तमतमा उठता है, बुखार की हरारत आ जाती है, बहुत उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। यह अवश्य ही नशा नहीं है बल्कि स्नायुविक उत्तेजना है, यानी कि मेंटल एक्साइटमेंट है, ये बस नर्वस एक्साइटमेंट है। कॉफिया में चर्म में इतनी दर्द भरी स्पर्श असहिष्णुता रहती है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे एक विशेष रोगी याद है। एक स्त्री का निम्न अंग पलंग के बाहर था, उसका एक पार्श्व आग की तरह लाल था। मैं उस पर हाथ रखने के लिए उस ओर बढ़ा, पर उसने कहा, ओह, उसे न छुएं, मैं उसे छूना सहन नहीं कर सकती, मैं उसे स्वयं भी नहीं छू सकती। मैंने पूछा, यह कितने समय से बढ़ रहा है? उसने कहा, ओह, यह सब 1 घंटे में हो गया है। कॉफी पीने वालों का यह एक साधारण लक्षण है, बुखार नहीं था।
चर्म में तेज डंक मारने की जलन की तरह दर्द, उसके साथ ही एकाएक रूखे दाने पैदा होने के साथ साथ लाली और ताप। यह ठीक वैसे ही जल्द छोड़ भी जाती है। ठंडी हवा लगने पर किसी प्रकार की जोर की या पंखे की हवा हिलना डुलना प्रवृत्ति से रोग बढ़ता है। इतने पर भी गर्मी से बीमारी बढ़ती है, मतलब कि एक तो ठंडा हवा लगे उससे ही बीमारी बढ़ती है और गर्मी से भी बीमारी बढ़ती है। यदि कोई सहन पर चलता है तो रोग बढ़ता है, यानी कि कोई बर्दाश्त करके और चलता है, क्योंकि मौसम तो उसको हिलना डुलना पसंद नहीं, उसकी बीमारी को बढ़ाएगा। अब जबरदस्ती बर्दाश्त करके भले ही चल भी ले, चलने का प्रयास भी करे सहन करके, तो भी उसका रोग जो है वो बढ़ेगा। जब मैं पलंग की ओर बढ़ रहा था तो वह औरत कराह रही थी। ऐसी बातें कुछ मिनटों में ही मैंने कॉफिया से आराम होती देखी हैं। मतलब इस तरह का अगर कंडीशन हो कि टच इतना ज्यादा टच और कहें कि माने हर चीज के लिए सेंसिटिवनेस इतना ज्यादा है कि वहां पर आपको सीधे समझना चाहिए कि कॉफिया का ये पेशेंट हो सकता है। एकाएक भावोद्रेक होकर मूर्छा, हिस्टीरिया यानी गुल्म वायु को हम हिस्टीरिया कहते हैं, स्नायविकता, रोना, दर्द से कातर भाव से रोना, मतलब तकलीफ, दर्द के तकलीफ से रोना, चोट की तरह भाव के कारण कांपना और रोना, थोड़ी भी गलफत से, सबसे अधिक मानसिक और शारीरिक क्लांति, बहुत बेचैनी, रात के अधिकांश भाग में जागती रहती है। कॉफिया से उत्पन्न होने वाली अनिद्रा सबको, यहाँ तक कि साधारण मनुष्यों को भी मालूम है। रोगियों के साथ रात में जागने के लिए शुश्रूषा करने वाली नर्सें इसे पीती हैं। शुश्रूषा यानी कि सेवा करने वाली और सर्विस देने वाली, जो देखभाल करती हैं मरीजों का। कॉफिया का रोगी बहुत तेजी से सोचता और काम करता है। रोगिणी विचारों से इतनी भरी रहती है कि वह रात रात भर कार्यक्रम बनाती और हजारों बातें सोचती पड़ी रहती है। वह अपने मन में उठने वाली विचारधारा को रोक नहीं सकती। ओपियम, चाइना और नक्स भूमिका के रोगी की तरह दूर की घड़ी की आवाज सुनती है। इतनी अधिक मस्तिष्क की क्रियाशीलता रहती है, मानसिक उत्तेजना की वह ऐसी आवाज सुनती है जो बिल्कुल ख्याली रहता है। याददाश्त भी तेज, सहज में ही अनुमान लगा लेती है। विचारों से भरी, सोचने और बहस करने की ताकत बढ़ी हुई, मतलब बहुत ज्यादा उसका तार्किकता जो है बढ़ जाएगा पेशेंट का। कॉफिया मानसिक शक्ति को बढ़ा देता है, पर कुछ देर बाद प्रतिक्रिया होने लगती है। रोगिणी मूर्ख और निद्रालु होने लगती है। उसके भ्रमात्मक विचारों का अंत नहीं होता। भ्रम भरी दृष्टियों का, मन के सामने भड़कीले दृश्य आते हैं। वर्षों से याददाश्त न आई हुई बातों को याद करती है, यानी बहुत सारी ऐसी बात जिसको सालों से याद नहीं की है, लेकिन अभी जब कॉफिया का उसके अंदर सिम्टम है तो बहुत पुरानी पुरानी बातों को याद करके और ये आप वो बोलेगी और उसके प्रति वो संवेदनशील रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि वहां कॉफिया का इस्तेमाल हो सकता है। बचपन में कही हुई कविताएं बोलती हैं, आंखें चमकीली, पुतलियां फैली, चेहरा तमतमाया हुआ और माथा गर्म रहता है। इन सब स्नायविक अवस्थाओं के साथ रोगी ताजी हवा से भय खाता है। उसे सर्दी बिल्कुल ही सहन नहीं होती। जोर की हवा और ठंडी ऋतु बर्दाश्त नहीं होती। ठंडी मौसम में ठंडी हवा से उपसर्ग पैदा होते हैं। मुंह तथा जबड़े में दर्द, मुंह में बर्फ से ठंडा किया पानी रखने पर आराम मिलता है, मतलब एकदम बर्फीला पानी मुंह में रखा जाए तो उससे आराम महसूस होता है। यह दांत और चेहरे के दर्द में होता है, मतलब कि अगर चेहरे का पेन, फेशियल पेन हो या फिर टूथेच हो तो उसमें यह काम करता है। जब यह गहराई पर जबड़े में होता है। माथा गर्म, मसूड़ों की प्रदाहिक अवस्था, दांतों में छेदने फाड़ने की तरह दर्द जो सर्दी लगने, भावोद्रेक होने या उत्तेजना से और प्रसन्न होने पर होता है, हिलने डुलने पर बढ़ जाता है। बर्फ या बर्फ की तरह ठंडी चीज से घटता है और गर्म खाद्य से बढ़ता है। यानी कि आपके अगर मुंह का जो प्रॉब्लम है, अगर हम दांत की बात करें और चेहरे के दर्द का बात करें, तो उस कंडीशन में ठंडी चीज मुंह में रखने पर जो है उसको आराम महसूस होता है और गर्मी से बढ़ता है। गर्म चाय नहीं पी सकता, यह दर्द बहुत बढ़ा देती है। यह एक विशेष लक्षण है। साधारण से विशेष लक्षण विपरीत रहते हैं। एक स्थान पर आप सर्दी से अच्छा मोटे अक्षरों में छपा देखेंगे, पर यह केवल जबड़े और चेहरे के संबंध में है। पर सर्दी से बदतर सर्वांगिक है। सर्वांगिक मतलब कि बाकी अगर होली अगर बात किया जाए तो पूरे शरीर पर बाकी जो चीजें हैं वो सर्दी से बदतर होती हैं, बढ़ती हैं। बस मुंह और चेहरे का जो बात है वो उसको आराम पहुंचता है ठंडी से। ठंडे मतलब कि बर्फीले ठंडक, ठंडी पानी से। ठंडी और खुली हवा से घृणा, जब तक यह बहुत गर्म और शांत नहीं रहती। जोर की हवा से घृणा, दांतों का स्नायु सूल का दर्द, मुंह में ठंडा पानी लेने पर एकदम आराम हो जाता है, पर ज्यों ही वह गर्म होता है त्यों ही फिर से उत्पन्न हो जाता है। यानी कि मुंह में ठंडा पानी रखने पर उसका मुंह का जो है दांतों का दर्द वगैरह वो आराम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो फिर गर्माएगा फिर से उसको वो चीज दिखाई देगा, वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। ऋतुस्राव के समय दांतों में दर्द,
दांत निकलने के समय रक्त स्वल्प बच्चों की बीमारियां, मतलब एनीमिक टाइप के थोड़े से बच्चे हैं, अगर उनके शरीर में खून की कमी है और दांत निकलने के समय की बीमारियां उनको हो रही हैं, तो वहां पर आप कॉफिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। वे स्नायविक उत्तेजनशील बच्चे जो धात्री और माता से चमकीली आंखों से बहुत तेजी से बातें करते हैं और चेहरा लाल रहता है, मतलब कि जो उनका देखभाल करने वाली है या माता जो है उनसे बहुत गुस्सा करके बात करेंगे, चेहरा पूरा उनका तमतमाया लाल रहेगा, सो नहीं सकते। यह रोगी को शांत कर देगा तथा दर्द रहित भाव से दांत निकलने में सहायता पहुंचाएगा। मतलब जो उनका दूध का दांत जो अगर जा रहा होता है तो उनके लिए दांत निकलने में उनको सहायता पहुंचाएगा। बहुत से मस्तिष्क और मानसिक कष्ट वाले स्नायविक बच्चों का ऐसा वर्णन है। बच्चा बहुत ही स्पर्श असहिष्णु रहता है, सहज में ही इसे सर्दी लग जाती है। बंधा नुस्खा लिखने वाला चिकित्सक उस बच्चे को बेलाडोना देता है, मतलब एक फिक्स सोच से काम करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो उस कंडीशन में बेलाडोना दे देंगे, जिसका माथा गर्म, चेहरा गर्म तथा कंठ की धमनियां फरकती रहती हैं। जब उसे फायदा नहीं होता तो वह फिर बेलाडोना देता है और मात्रा का आकार तब तक बढ़ाता जाता है जब तक बच्चे पर ही परीक्षा नहीं हो जाती। वह बेलाडोना के बच्चे को इसके बाहर निकाल देता है, जबकि कॉफिया उसे आरोग्य कर देता है। बहुत से स्थानों पर जहां बेलाडोना निर्देशित रहता है वहां बच्चा शिथिल और जड़ की तरह रहता है और सोना चाहता है। बच्चा वे बातें सीखता है जो उसकी माता नहीं सुन सकती, चीजें देखता है, चीजों का अनुमान करता है, डरता हुआ भागता है, कमरे में नाना प्रकार की चीजों को देखता है, इस तरह उत्तेजित हो जागता है मानो उसने भ्रमपूर्ण दृश्य देखे हैं, चीजों को खोजता है और अंत में देखता है कि वे वहां हैं। ऐसी बातें कॉफिया के सुदृढ़ स्वरूप हैं। यानी यहाँ पर आपको डिफरेंस बतला रहे हैं कि बेलाडोना में बहुत सारी सिम्टम्स ऐसी हैं जो कि आपको कॉफिया में देखने को मिलती हैं, जैसे चेहरा का तमतमाया हुआ, लाल गर्म रहना, माथा का गर्म रहना, दर्द तो आपको है ही, तो ये सारी चीजें बेलाडोना में है। लेकिन जब आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की तरफ जाएंगे, जैसे कि कॉफिया में आप देखते हैं कि पुरानी बातों को याद करना, ये एक चीज है। बहुत तार्किक होता है, शून्य जैसा, जो यहाँ बेलाडोना में अगर हम देखो तो वो शांत रहना पसंद करता है, उसको बिल्कुल भी हिलना डुलना बोलना पसंद नहीं होगा, वो आराम करना चाहेगा। वहीं यहाँ जो होगा कॉफिया में, वो बहुत बोलना चाहेगा, वो बात करना चाहेगा, वो तर्क करना चाहेगा। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए बेलाडोना और कॉफिया को आपको ध्यान से समझना है और इसमें प्रभेद करना है कि किसको क्या दें, और उसके लिए आपको प्रॉपर पेशेंट को ऑब्जर्व करना जरूरी है। और होम्योपैथ आप जानते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम आएगा कहाँ से, जब आप प्रॉपरली पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उसका सारा का सारा केस टेकिंग बहुत ध्यान से ले पाते हैं। तो आगे देखते हैं, तो आगे कहते हैं समय समय पर माथा गर्म, चेहरा तमतमाया और आंखें इतनी चमकीली रहती हैं कि संन्यास रोग यानी कि एपोप्लेक्सी हो जाने का भय होता है। रोगी अक्सर आपसे कहेंगे कि वे सिर में एक प्रकार की आवाज सुनते हैं, पश्चात मस्तिष्क में एक घंटी बजने और गरज की आवाज। कान ही एक ऐसा यंत्र है जिसमें आवाजें आती हैं, पर आश्चर्य की बात तो यह है कि कभी कभी कान बहुत धोखा देने वाले हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि कान में होने वाली गरज की आवाज पश्चात मस्तिष्क में हो रही है। कभी कभी तो इसके साथ ही माथे में बुलबुले फूटने और टनक की तरह होता है। जब रोगी यह कहता है मेरे माथे में गर्ज की आवाज आती है, तो आपको समझना चाहिए कि यह कान में है। कितनी ही बार इसके साथ ही कान में गरज, घंटी बजने की आवाज, कान में भनभनाहट, एक तरह की मस्तिष्क की स्पंदन की विचित्र अनुभूति होती है। मतलब एक अजीब सा एक सेंसिटिवनेस और फीलिंग रहता है, जिसे भ्रम से रोगी आवाज समझने की भूल करता है। मतलब एक उस तरह का उसको सेंसिटिवनेस है, लेकिन उसको लग रहा है कि किसी तरह का आवाज आ रहा है, ये उसका भ्रम है। मैं ये इसलिए कहता हूं कि कॉफिया के रोगी को पश्चात मस्तिष्क में कुछ फटने या बुलबुले की तरह मालूम होता है, सर के पीछे उसको कुछ फटने या बुलबुले की तरह, गरज की तरह, गड़गड़ाहट की तरह उसको आवाज जैसा लगता है। वो कोई आवाज नहीं है, वो उसके अंदर एक सुरसुरी कहें या एक फीलिंग कहें वो है, लेकिन उसको ऐसा भ्रम हो रहा है कि वो चीज उसके कान में हो रहा है। सिर में बुरी तरह अनुभूति होती है, यह छोटा मालूम होता है। सिर दर्द मानो समूचे मस्तिष्क पटल पर कुछ दबाया जा रहा है। इसके पहले जो रक्त संचयी दवा का वर्णन किया गया है उसकी वजह से आप स्वभावतः मान ले सकते हैं कि दबाव होगा। सिर दर्द मानो समूचा मस्तिष्क फाड़ डाला और कुचल डाला तथा टुकड़े टुकड़े कर डाला गया है। हिलने डुलने, शोरगुल या रोशनी से बदतर, मतलब हिलना डुलना पसंद नहीं, शोरगुल नॉइस पसंद नहीं, और लाइट से भी उसका प्रॉब्लम बढ़ेगा। शोरगुल और रोशनी से माथे और आंख के लक्षण बदतर हो जाते हैं। सिर दर्द असहाय,
माथा छोटा अनुभव होता है, मतलब लगता है इसके माथा छोटा हो गया है और ऐसा मालूम होता है मानो तरल से भरा है। स्नायविक हिस्टीरिया का सिर दर्द, एक पार्श्व का सिर दर्द एक दूसरा मस्तक का लक्षण भी है जो बहुत साधारण है। एक ऐसी अनुभूति मानो माथे में एक कांटी ठोकी जा रही है। कौफिया का सिर दर्द चलने और ढीलने डुलने पर बदतर हो जाता है। सहन पर केवल खिसकने पर वह कहता है कि उसके सिर में हवा का एक झोंक लगता है और शरीर के किसी अंश में दर्द पर यह सत्य ही है। मतलब समझिए कि उसको मोशन से इतना प्रॉब्लम है, हिलने डुलने से इतना प्रॉब्लम उसका बढ़ता है, इतना ज्यादा सेंसिटिव है वो मोशन के प्रति कि थोड़ा सा भी बर्दाश्त करके पूरा और थोड़ा सा भी वो हिल डुल करने का, घुसकने तक का प्रयास अगर वो करता है तो उससे भी उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। और उसी के साथ साथ उसको महसूस होता है जैसे कि चेहरा में तेज ठंडी हवा पड़ रही है, आप तेज ठंडी हवा से भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इतना ज्यादा सिम्टम उसका एक दूसरे से कनेक्टेड है कि आपको दिख सकता है कि हाँ ये कॉफिया का पेशेंट है। उसके बाद कहते हैं यदि कॉफिया के रोगी के हाथों में दर्द होता है तो हवा में हाथ हिलाना उसकी बीमारी को बढ़ा देगा। मैं इसे इस ढंग से इसलिए दिखाना चाहता हूं कि वह हवा से कितना स्पर्श असहिष्णु रहता है और खासकर दर्द वाले अंश की हवा में कैसी दशा रहती है। जब हवा के विपरीत वह चलता है, यहाँ तक कि शांत हवा के विपरीत भी, तो भी उसे यह अनुभव होता है। पर सर्दी से दांत के दर्द का घटना एक अपवाद है, यह एक विशेष लक्षण है। और ऐसा सिम्टम अगर आपको दिखे कि जरा भी ठंडी हवा मतलब न भी लगे और मोशन भी करता है तो उसको लगता है कि ठंडी हवा का झोंक उसको लग रहा है और उसकी प्रॉब्लम बढ़ा देती है। शरीर के कहीं भी उसको प्रॉब्लम है और वो तेज हवा अगर उसके उस अंग पर भी पड़े तो वो प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। लेकिन दांत के दर्द में और चेहरे के दर्द में एक क्या कंडीशन है कि ठंडे पेय जो है, ठंडा पानी अगर कुछ पीते हैं तो उससे आराम महसूस होता है। ये एक बहुत विचित्र लक्षण है, अपवाद की तरह का है, एक्सेप्शनल है। और इसको अगर आप देख पाते हैं, अगर किसी केस में मिलता है तो तुरंत समझने योग्य है कि कॉफिया का पेशेंट है वो, उसको कॉफिया ही चाहिए। और कॉफिया के साथ बहुत सारी दवाएं देने की आवश्यकता नहीं है। कॉफिया के साथ बहुत सारी दवाएं हैं जिनको कि देने के लिए मना किया जाता है, जो कि कहें कि एनीमिकल या फिर एंटीडोट कैटेगरी में आती हैं। और उसी के साथ साथियों एक और बात बतला दूं कि इसी चैनल पर आपको हर एक होम्योपैथिक मेडिसिन का लगभग जो ज्यादातर यूजफुल चलने वाली मेडिसिन हैं, हर एक तो नहीं कह सकते क्योंकि होम्योपैथी में लगभग 8000 से भी ऊपर दवाएं हैं, तो लगभग जो ज्यादातर यूजफुल दवाएं हैं उनका आपको इसी चैनल पर इंटर रिलेशनशिप करके प्लेलिस्ट है जिसमें कि शॉर्ट्स के रूप में हर एक मेडिसिन का ये मिल जाता है कि किस दवा के साथ हम किसका इस्तेमाल करें, कौन सी दवा किसको फॉलो अच्छा करती है, यानी कि किसको हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, कौन सी दवा है जो कि इसका एनीमिकल है। जैसे कॉफिया को ही ले ले तो कॉफिया का कॉम्पेटिबल मेडिसिन कौन है, यानी कि कॉफिया के साथ कौन सी दवा दी जा सकती है, इसका फॉलो वेल कौन सा है, यानी कि कौन सी मेडिसिन इसके बाद देना बेहतर है, कौन सी मेडिसिन इनकम्पेटिबल है मतलब कि नहीं देना चाहिए, वो उसको नुकसान पहुंचाएगी, कौन सी मेडिसिन एंटीडोट के रूप में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर कॉफिया से अगर मान के चले हम कि एग्रावेट हो गया है कुछ कंडीशन, तो उस कंडीशन में एंटीडोट के रूप में कौन सा मेडिसिन हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकें। तो पूरा का पूरा लिस्ट आपको एक एक मिनट के शॉर्ट्स में इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों और उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखें। तो आगे कहते हैं पुरानी कॉफी पीने वालों के लिए चेहरा का स्नायु शूल तो एक साधारण बात है। स्पर्श असहिष्णु रोगी कॉफी पीते हैं और अंत में उन्हें इसका अभ्यास हो जाता है। वे कहते हैं इसके बिना काम नहीं चलता, उन्हें कॉफी मिलनी ही चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का कॉफी पीना बंद कर देना चाहिए। जब कॉफी से खंजता सी उत्पन्न हो तो यह निश्चित प्रदर्शन है कि कॉफी पीना अवश्य बंद कर देना चाहिए। ऐसा ही चाय और अन्य पेयों के संबंध में भी है। ऐसे मनुष्य को कभी कभी कॉफी की आदत हो जाती है और वे अधिक मात्रा में इसे पीने लगते हैं। चेहरा लाल हो जाता है, सिर दर्द पैदा हो जाता है तथा कॉफिया के अन्य लक्षण आ जाते हैं। कॉफी बंद कर देने से एक तरह से परीक्षा हो जाती है और प्रतिविष के रूप में आपको कैमोमिला और नक्स वोमिका का अध्ययन करना पड़ता है। माने ये सब दवाएं हैं जिसको कि आप एंटीडोट के रूप में यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन सी दवाएं हैं कॉफिया के साथ जिसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए क्या है, तो वो सारी चीज आपको मिल जाएंगी, तो आप जाकर के देख सकते हैं। इन सभी दवाओं में आप विपरीत प्रभाव प्राप्त करते हैं। अब ओपियम इसे स्पष्ट कर देगा। ओपियम का पहला प्रभाव कब्ज होता है। अब कई खुराकें दे दीजिए और ज्यों ही अफीम का प्रभाव हटता है रोगी को पतले दस्त आने लगते हैं।
अफीम खाने वाले तो इसे शायद ही बंद करें क्योंकि उन्हें पतले दस्त होने लगते हैं। यदि आपको कोई ऐसा ओपियम रोगी मिले जिसे पतले दस्त आते हैं तो प्रायः हमेशा ही पल्सेटिला उन्हें बंद कर देगा। पर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इसके विपरीत होते हैं। अक्सर ओपियम की छोटी खुराक से भी आमाशय प्रदाह उत्पन्न हो जाएगा और यदि यह बढ़ गया तो रक्तामाशय और आंतों का प्रदाह पैदा हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि इनमें एक प्रक्रिया है और दूसरी प्रतिक्रिया। ये समझने योग्य चीज है साथियों। बराबर कॉफी पीने वाली स्त्री को बहुत जल्दी जल्दी और बहुत दिन तक होने वाला ऋतुस्राव होगा। जरायु में रक्तस्राव होना भी साधारण बात नहीं है। कॉफिया का दूसरा स्वरूप यह है कि स्त्रियां ऋतु काल में मुश्किल से कपड़ा ले सकती हैं, मतलब कि कपड़ा उनके शरीर पर रखना उनको और खास करके उनके पीरियड्स के दौरान जो है बहुत दिक्कत होता है। हालांकि ये चीज आपको प्लैटिनम में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। वह अंश एक अतिरिक्त अनुभूति की दशा में रहती है। योनि और गर्भ स्पर्श असहिष्णु रहती है। अक्सर संगम रोके रहना पड़ता है, मतलब कि क्वेश्चन नहीं कर सकते, इंटरकोर्स नहीं कर सकते। पाठ्य ग्रंथ में लिखा है स्त्री जनेंद्रियों में अतिरिक्त अनुभूति, साथ ही बहुत उत्तेजनशील। वह एक आनंद की दशा में रहती है। प्रचंड खुजली और अत्यधिक स्पर्श असहिष्णुता के साथ स्त्री जनेंद्रियों से रक्तस्राव, अतिरज, बड़े बड़े काले थक्के निकलते हैं। कभी कभी बहुत बड़े चमकीले लाल थक्के रहते हैं। प्रत्येक गति से बदतर, साथ ही वंचन देश में प्रचंड दर्द और मृत्यु का भय। बहुत ज्यादा खुजली के साथ अत्यधिक स्पर्श असहिष्णुता कॉफिया का एक सुदृढ़ स्वरूप है और आपको अक्सर कॉफी पीने वालों में यह लक्षण मिलेंगे। यह उत्तेजना प्रसव काल में भी दिखाई देती है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी ये इस तरह का एक्साइटमेंट और इस तरह का सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। ये सभी स्नायुविक प्रदर्शन में मिलते हैं। स्नायु संस्थान गड़बड़ाया सा रहता है, मतलब नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया सा रहता है और ऐसी मानसिक दशा जैसी बताई जा चुकी है प्रसवांतिक वेदना के बाद पैदा हो जाता है, मतलब लिवर पेन के बाद पैदा हो जाता है। दर्द की असीम स्पर्श असहिष्णुता रहती है, चिल्लाती है, भ्रम देखती है, सब तरह की आवाजें सुनती है, हिलने डुलने से दर्द बढ़ता है, शोरगुल से बढ़ जाता है, घर में प्रत्येक मनुष्य को शांत रखना चाहती है। बच्चों का टंकार, सूतिका छेप यानी प्योरपेरल कन्वल्सन, अत्यधिक उपदाहित, कलेजा धड़कना, नाड़ी फरकती हुई, अत्यधिक स्नायविकता के साथ हृदपिंड की तेज धड़कन, बहुत सारी संपत्ति प्राप्ति की खबर से उत्पन्न अनिद्रा तथा मस्तिष्क का स्नायविक उपदा, यानी कि बहुत सारा पैसा वगैरह आ गया है कहीं से, उस तरह का अगर या कोई तरह का बहुत ज्यादा फायदा हो गया है या कुछ उस तरह का बहुत ज्यादा उसको एक्साइटमेंट, चाहे पॉजिटिव एक्साइटमेंट ही क्यों नहीं है, लेकिन उसके वजह से उसको मस्तिष्क और स्नायविक उपदा हो जाएगा और उस कंडीशन में और उसको इंसोम्निया टाइप का, मतलब नींद उसका गायब हो जाएगा, तो वहां भी आप कॉफिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी स्त्री को प्रसव के समय एकाएक कोई बढ़िया साधारण खबर सुना दीजिए, वह एक आनंदातिरेक में हो जाएगी, मतलब तो उसका कंडीशन एक मेंटल कंडीशन जो एक अलग वो प्लेजर महसूस करने लगेगी और अपने खुश में रह चली जाएगी और संपूर्ण सूतिका काल में यह लक्षण विद्यमान रहेगा। बच्चा और दूध दोनों ही इससे आक्रांत हो जाते हैं, दूध बह निकलता है, रक्तस्राव होने की भी संभावना रहती है, बहुत उत्तेजनशीलता और भय। तो ये सारी जानकारी है साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका लेक्चर में कॉफिया के बारे में बतलाई है। आशा करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी आपको। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा केंट मेट्रिया मेडिका और वो भी हर एक दवा, जैसे कॉफिया ही है तो कॉफिया के मेंटल सिम्टम्स, जेनाइटल सिम्टम्स, पेन, हर एक अलग अलग सब कैटेगरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जहां से कि अब आपको इसके सिर्फ मेंटल सिम्टम्स को देखना है या इसके सिर्फ जेनाइटल सिम्टम्स को देखना है, इसके फीमेल जेनाइटल्स को देखना है, तो आपको बाकी चीजें देखने की तो आवश्यकता नहीं है। एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आप इसके देख लीजिए, अगर कुछ रेडलाइन सिम्टम जैसा अगर चैप्टर में आ रहा है तो आप उसको देख सकते हैं और उसके साथ साथ आपको जो पर्टिकुलर इंटरेस्टेड चीज है उसको देख लीजिए। तो ये सारी चीजें एक्सेसिबल है आपको इस चैनल पर और इसका फायदा सबको मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं प्रयास कर रहा हूं हर तरीके से इसको इम्प्रूव करने का, बेहतर करने का। और आप लोगों से भी विनती है कि कुछ अगर लगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ अगर आप सजेशन दे सकें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में स्वागत है आपका, जरूर बतलाएं और मैं उसको ध्यान में लेता हूं। बहुत सारे लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने आज तक बहुत सारी चीजें मुझे सीख दी हैं और मैंने उनसे सीखा है और ये चलता रहेगा। कुछ मैं आपको सिखाता चलता हूँ, कुछ आप मुझे सिखाते चलते चलिए। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।